नमस्कार, मैं उमाकांत बोहरे एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल उमाकांत एक्सीलेंस आईएएस पर। छात्रों, कल हमने वायुमंडल पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और उस लेक्चर में मैंने आपको वायु में कौन कौन सी गैसें हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। पीएससी में भी इस पर शॉर्ट नोट लिखने आता है, तो उसको आपने ध्यान से सुना। आज हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं वायुमंडल का स्तरीकरण अर्थात स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आपको आज के वीडियो या पिछले वीडियो हमारे अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें सब्सक्राइब करते रहिए और इसमें जो क्लियरिटी है उसको बड़े ध्यान से आप एक बार सुन लेंगे तो आपको एक ही बार में वो तैयार भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर पर और देखते हैं वायुमंडल का स्त्रीकरण। स्त्रीकरण से क्या तात्पर्य है, तो आप देख लीजिए कि जो धरती है उस ग्लोब पर हम अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें कौन कौन से वायुमंडल में कौन कौन से स्तर हमें देखने के लिए मिलेंगे, उसे कहेंगे स्तरीकरण। आप कहेंगे कि ये स्तरीकरण कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो वायुमंडल है उसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। उसी को क्लासिफाइड करना ही जो है वो स्तरीकरण कहलाता है। जैसे ये अर्थ है, इस अर्थ पर अगर हम ऐसे करके देखें तो वायुमंडल का एक घेरा है, जो मैंने कल आपको बताया था कि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके चारों तरफ जो है एक वायु का एक घेरा है और उस घेरे के कारण जो है इसी में यहाँ से धरातल से ऊपर की ओर जाने पर अलग अलग स्तर पर अलग अलग हमें वायुमंडल की परतें देखने को मिलती हैं। उन्हीं परतों का अध्ययन अपन करने वाले हैं और एक बात ध्यान रखिए, उन पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है उससे वो भी क्लियर होता है और समग्र रूप से अगर स्तरीकरण पर लिखने आता है पीएससी में तो एक शॉर्ट नोट्स जो है आपका 100 वर्ड का, वो भी इससे आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप ये एक चित्र जो है बड़े ध्यान से आपके सामने है, तो आप इसे अपनी कॉपी पर भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसके बाद अब एक एक मंडल को, एक एक लेवल को हम लेते जाएंगे और फिर हम उसको पढ़ते जाएंगे। चलिए शुरुआत हम करते हैं सबसे नीचे वाले मंडल से, जिसका नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इसका अर्थ है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में आप देखें कि यहाँ पर मैंने लिखा है ध्रुव, यहाँ पर विषुवत रेखा, मतलब ये विषुवत रेखा है, ये जीरो लाइन है, ये ध्रुव है, इसके चारों तरफ वायु ये लेयर्स हैं। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई कम है 8 किलोमीटर और यहाँ पर भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर, मतलब ऐसे कुछ रहेगा। तो मैंने आपको जो डायग्राम में बनाया है, यहाँ पर कम ऊंचाई, यहाँ पर ज्यादा ऊंचाई बनाई है। तो 8 से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। ये क्षोभ मंडल है। इस क्षोभ मंडल की खास बात जो पॉइंट वाइज आप बिल्कुल देख सकते हैं, इस मंडल को अशांत मंडल भी कहते हैं या इसे कन्वेक्शनल मंडल या संवहनीय मंडल भी कहते हैं। टर्बुलेंट जोन भी कहा जाता है, मतलब विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल की जो खास बातें हैं और हमारी दृष्टिकोण से ये मंडल सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितनी भी मौसमी घटनाएं घटती हैं वो सभी इसी मंडल में घटती हैं। अर्थात इसी में आपका वर्षा होगी, ओले गिरेंगे, इसी में बादल बनेगा, इसी में तूफान आएंगे, इसी में सारा कुछ जो है वो इस क्षोभ मंडल में होता है, अर्थात 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। दूसरी बात, इस मंडल में धरातल से जो जो आप ऊपर की ओर जाएंगे तापमान में गिरावट होती जाएगी। तापमान में गिरावट की दर जो है वो रहेगी आपकी 1 किलोमीटर पर 6.5
डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक बार फिर सुनिए, 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जाएगा, या 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो इस तरह आपने ये तापमान, ये पतन दर हो जाती है। तो ये जब जहां पर ये मंडल की, जैसे जो ताप पतन दर मैंने बताई, सामान्य ताप पतन दर जो मैंने आपको बताई, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब हम ट्रोपोपॉज पर पहुंचेंगे, अर्थात क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर पहुंचेंगे, तो लोएस्ट टेम्परेचर कहां पर होगा, सबसे न्यूनतम तापमान कहां पर होगा। यूं तो ध्रुवों पर 0 डिग्री तापमान होता है, तो कायदे के अनुसार तापपतन दर के हिसाब से ध्रुवों पर तापमान कम होना चाहिए, लेकिन ध्रुवों पर न्यूनतम तापमान न मिलकर के विषुवत रेखा के ऊपर यह तापमान मिलता है। उसका कारण है कि यहाँ की हाइट ज्यादा है, 18 किलोमीटर है, जबकि यहाँ की हाइट कितनी है, 8 किलोमीटर। तो तापपतन दर मैंने क्या बताई, 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम विषुवत रेखा के ऊपर सीधे जाते हुए जब क्षोभ सीमा पर पहुंचेंगे, तो वहां पर -80 डिग्री मिलेगा। वहीं पर अगर ध्रुवों से आप ऊंचाई पर क्षोभ सीमा पर पहुंचेंगे, तो वहां पर -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, सभी प्रकार की जो मौसमी गतिविधियां हैं वो यहाँ पर होते हैं। इसके बाद में जब हम इस सीमा पर आते हैं, तो जहां पर भी एक मंडल खत्म होता है तो उसको पॉज कहते हैं, सीमा कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रोपोपॉज आएगा, जो 1 से 2 किलोमीटर की दूरी का रहेगा, और यहाँ पर जो है एक विशेष प्रकार की हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, जिन्हें कहा जाता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, तो जेट स्ट्रीम कहाँ चलती हैं, क्षोभ सीमा पर चलती हैं। तो ये तो बात थी क्षोभ सीमा की, या विक्षोभ मंडल, संवहनीय मंडल की, अशांत मंडल की। अब हम इसके ऊपर की ओर चलते हैं। वहां से शुरू होता है आपका समताप मंडल, यहां से आपका समताप मंडल ये शुरू होता है, समताप मंडल, या इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तापमान जो है वो न घटता है न बढ़ता है, एक समान बना रहता है, इसलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल में कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं होती, ना ही इतनी ऊंचाई तक पक्षी जा पाते हैं, ना यहाँ ओला तूफान होता है। यही वजह है कि इस मंडल में एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, एरोप्लेन इसी मंडल पर उड़ाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, समताप मंडल का सबसे बड़ा इस्तेमाल यही होता है कि इस ऊंचाई पर हो गया। ये 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और इस मंडल में हम 18 से ऊंचाई पर जाएंगे 50 किलोमीटर, तो फिर हमें पहले तो ताप स्थिर रहेगा, उसके बाद में तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि समताप मंडल का ही एक पार्ट है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो मैंने कल आपसे जिसका जिक्र किया था, ये 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है आपकी। तो यहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सूर्य की, वो इस परत में एब्जॉर्ब होने लगती हैं। यही वजह है कि यहाँ पर तापमान घटने की बजाय यहाँ पर तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगता है। तो तापमान यहाँ पर बढ़ने लगता है, और जब हम 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेंगे, तो वहां पर क्या आ जाएगा, स्ट्रेटोपॉज, मतलब समताप सीमा। तो समताप सीमा पर यह तापमान हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपने समताप मंडल समझा। अब समताप मंडल से ऊपर की ओर जाते हैं, तो यहां पर आता है ये मध्यमंडल। मध्यमंडल, मध्यमंडल, तो मध्यमंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। अब यहां पर भी तापमान जो है, यहां पर तापमान में गिरावट जारी रहेगी, और यहां पर तापमान में 50 से 80 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते तापमान 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जहां पर मीजो पास आएगा, वहां पर तापमान हो जाएगा -100 डिग्री सेल्सियस। तो -100 डिग्री सेल्सियस लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, अर्थात सबसे कम तापमान जो है वो इतना ही है, -100 डिग्री सेल्सियस। तो ये मध्यमंडल है। मध्यमंडल के ऊपर जाने पर फिर लगता है आपका आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर मतलब
आयन मंडल 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर एनसीईआरटी बताती है, जबकि सामान्य तौर पर 640 किलोमीटर तक आयन मंडल की सीमा मानी गई है। आयन मंडल की सबसे बड़ी सीमा, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो अक्सर करके प्रश्न पूछा जाता है, रेडियो तरंगे कहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जो रेडियो तरंगे हैं वो आयन मंडल से ही रिफ्लेक्ट होती हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर तापमान फिर बढ़ना शुरू होता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन अगर आप आइनोस्फीयर में जाएंगे तो वहां पर आप हाथ फैलाएंगे तो आपको तापमान उस तरह से महसूस नहीं होगा, क्योंकि वहां माध्यम नहीं होगा। क्योंकि हमें कभी भी तापमान जो महसूस होता है वो मीडियम के कारण होता है। यहाँ मीडियम ना होने की वजह से आपको तापमान उस तरह से महसूस नहीं होगा। यहाँ पर ताप बढ़ता हुआ जो तापमान है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि गैसों को का आयनीकरण कर देता है। यहाँ पर कई सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट्स होते हैं, विद्युत चुंबकीय घटनाएं भी घटने देखने को मिलती हैं। यहाँ पर 4 लेयर मिलती हैं, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर। अब ये जो लेयर हैं, इन लेयर से ही अलग अलग लेयर से जो है आपका अलग अलग रेडियो की तरंगें रिफ्लेक्ट होकर के धरातल पर आती हैं। तो ये डी ई एफ जी ये लेयर आपकी आयन मंडल में पाई जाती हैं। इनका डिस्क्रिप्शन जो डी ई एफ जी का है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं। तो आयन मंडल से रेडियो तरंगें रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं। ये वही मंडल है जिसमें ध्रुवीय प्रकाशीय घटनाएं भी आयन मंडल में ही घटती हैं। इसके ऊपर जो होता है वो होता है बाह्यमंडल। बाह्यमंडल, अब जो बाह्यमंडल है ये 640 से लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है और उसके बाद में फिर ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। बाह्यमंडल के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ पर वायुमंडल जो है काफी विरल हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का है वो भी ऊपर जाकर के कम होने लगता है। इसे यहाँ पर जो हल्की गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन है, हीलियम है, वो निश्चित रूप से सबसे ऊंचाई वाले वायुमंडल में यहाँ पर केंद्रित होती हैं। तो यहाँ पर आपको वो दिखाई देती हैं। तो इस तरह से आपने धरातल से लेकर के बाह्यमंडल तक की आपने अलग अलग जो लेयर्स हैं उनके बारे में आपने समझा। छात्रों, हम अपनी अगली कक्षा में आपको एक तो हीट बजट ऑफ अर्थ अर्थात पृथ्वी पर ऊष्मा का क्या बजट है, दिस इज अ टॉपिक ऑफ पीएससी एंड यूपीएससी ऑल्सो। एंड इसके बाद में मैं आपको एयर प्रेशर बेल्ट्स मतलब वायु दाब पेटियों की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही और हम अगले लेक्चर के साथ आपसे फिर मिलते हैं। और तब तक आप हमारे इस लेक्चर को अगर पसंद कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों और मित्रों को भेजें, लिंक भेजें और इसे शेयर भी करें। तो नमस्कार।